अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग को इस वक्त पार्टी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात को लेकर पार्टी में हम देख रहे हैं कि रस्साकशी जारी है। एक अजीब कन्फ्यूजन है, ना सिर्फ वोटर सपोर्टर्स में बल्कि अब पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन नजर आ रही है। नून लीग के अंदर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर 2023 में पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, पार्टी में किसका बयानिया चलेगा, क्योंकि बयानिए की ये जंग हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ पार्टी पोजीशन को कमजोर कर रही है। पार्टी की सीनियर क़यादत भी अब सवालात उठा रही है। एक तरफ नून लीग के अंदर ये तमाम तर सूरत हाल, जबकि दूसरी तरफ इसी दौरान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि सियासी फायदा हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत में सरगर्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की नजरें ना सिर्फ हुक्मरान जमात के नाराज अरकान पर हैं बल्कि नून लीग के नाराज जो अरकान हैं उनको भी पीपल्स पार्टी में अपनी जमात में शामिल करना शुरू कर दिया है। हुक्मरान जमात भी हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ में जो है वो इस वक्त शामिल हो गई है। उसकी नजरें भी सिंध पर हैं। आगे सूरत हाल क्या होगी, क्या नून लीग के लिए अब फैसले का वक्त आ गया है कि आखिर पार्टी का बयानिया होगा क्या? सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और तफसील से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राना तनवीर हुसैन साहब, हम देख रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफात अब बड़ा खुलकर सामने आ चुके हैं। खाकान अब्बासी साहब एक तरफ हम देखते हैं कि वो वजाहत मांगते हैं शहबाज शरीफ साहब से, फिर खाकान अब्बासी के खिलाफ आपके भी कुछ इस तरह के बयानात मौजूद हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि पार्टी के अंदर दो बयानिए मौजूद हैं। तो सर, आप नहीं समझते कि ये बयानिए के जंग जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ ये चहमगोइयां हो रही हैं कि इंतखाबात की तरफ भी सूरत हाल जा सकती है? शुक्रिया। मैं बार बार मैं तो वजाहत करता रहता हूँ कि जिस तरह बात की जाती है इख्तलाफात की या कोई किसी क्लैरिटी की, वो इतनी नहीं है जिस तरह मीडिया पे बात होती है या सुनी जाती है। हमारी पार्टी में बड़ी देखिए, हमारे एक कायद हैं हमारे नवाज शरीफ साहब, और वो रहनुमाई फरमाते रहते हैं, बताते रहते हैं किस तरह पार्टी को लेके आगे जाया जाए। और जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो उसमें उनसे रहनुमाई नहीं बल्कि उनसे फैसला लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जैसे कोई थोड़ी सी ये ज्यादा मीडिया पे बात शुरू हुई है, जैसे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था या सियालकोट का इलेक्शन था। लेकिन उससे पहले तो आपको पता है सारी पार्टी पहले जिमनी इलेक्शन हुए, उसमें हमने तकरीबन सारी सीटें जीती और ठीक ठाक तरीके से जीती। जिस तरह डस्का का वाकया है आपके सामने है वो इलेक्शन, और वो इलेक्शन जिस तरह कोशिश की गई धांधली के जरिए हमसे छीनने की, लेकिन उसको नाकाम बनाया। वो बहस अपनी जगह ठीक है, लेकिन राना तनवीर हुसैन साहब, जो जहां तक बयानिए की बात है, आप इस चीज को पर तो एग्री करेंगे कि इख्तलाफात तो बहरहाल मौजूद हैं। हालिया शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देख लें, उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब का ट्वीट, फिर आपके बयानात। तो सर, इस चीज को माने ना कहीं इख्तलाफात तो मौजूद हैं पार्टी के अंदर। नहीं, मैं इख्तलाफात, देखिए इख्तलाफात का लफ्ज कहें या राय का दो होना समझें किसी भी मसले पे, तो उसको आप इख्तलाफ तो थोड़ा सा सख्त लफ्ज है। अच्छा। लेकिन राय जो मुख्तलिफ होती है पार्टीज में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर किस्म की, हर फैमिली में, आप को भी अंदाजा होगा कि किसी भी जगह पे रहते हुए किसी मसले को या इशू को फेस करते हुए उसके मुतल्लिक इजहार जो किया जाता है फैमिली के अंदर भी मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। तो मैं समझता हूँ उसको इख्तलाफ कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे कायद हैं, इख्तलाफ उनके तक जब जाते हैं वहां तक जाती है बात, तो हर इख्तलाफ खत्म हो जाता है, वहां पे सारे फैसले हो जाते हैं। ठीक तो है, मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं कन्फ्यूजन वाली, उसमें देखिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो उसमें ये बात हुई कि हमें शिकस्त नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि
हमारे जो सामने जलसे थे या जिस तरह कंपेन चलाई गई, जिस तरह क्राउड हमारे साथ था, उस तरह का रिजल्ट नहीं आया जिस तरह का लग रहा था कि हम सीटें लेंगे। लेकिन उसकी वजह शायद ये है कि जलसे तो किए, मोबिलाइजेशन तो की, लोगों को अपनी तरफ माइल तो किया। शायद इसलिए जो दूसरा जो पहलू था इलेक्शन का, जो जरूरी होता है कि इलेक्शन पोलिंग डे पे इंतजाम या उसको ट्रांसफॉर्म करना, उस जलसों को, लोगों की वो विल नहीं हो को, सका। लोगों की लेकिन नहीं हो सका। राणा साहब एक चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं आपकी बात, इख्तलाफ राय कहते, डिफरेंसेस नहीं कहते, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़े तौर पे राणा साहब अब जो सामने आई है, जिसका पार्टी को नुकसान भी हुआ, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, लोग कहते हैं जब क्लैरिटी की बात होती है कि जी किसने लीड करना है, किसने नहीं करना, अभी मामला शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू से शुरू हुआ, फिर जिस तरीके से इख्तलाफात सामने आए, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की। अभी लोग कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी ना होने की एक वजह है कि हमें आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारना पड़ा, और यहाँ तो सोच नहीं सकते थे कि 25 साल 30 साल पुरानी सीट है आपकी, वरियो ग्रुप वालों की, वरियो ख़ानदान की, वो आपसे गई। लोग ये कह रहे हैं, एक चीज़ तो राणा साहब लोग कह रहे हैं कि आपका सपोर्टर हो, आपका वोटर हो, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप है, वो इस वक्त परेशान तो है ना कि कौन किसको लीड करना चाहिए। अभी एक नई बात है, पहले मरियम साहबा कह चुकी हैं कि पार्लियामेंट के मामला जो है ना शहबाज शरीफ साहब देखेंगे, पीडीएम और सियासी चीज़ें मैं देखूंगी। अभी बाज़ार देखें इसमें क्या डेवलपमेंट है, पीडीएम का जलसा हो रहा है, उसमें मरियम नहीं जा रही, शहबाज शरीफ जाएंगे। आप नहीं समझते कि ये आप इख्तलाफ कहें, बयानियाँ कहें, कुछ भी कहें आप, इससे आपको नुकसान हो रहा है? जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी 2023 में अब आएंगे, अब लोग नहीं कह रहे, उन्होंने कहा ये इख्तलाफ की वजह से कोई और भी फ़ायदा उठाएगा इसका। तो मेरा सवाल आपसे है कि इस नुकसान को कम करने के लिए, फौरी तौर पर पेशबंदी करने के लिए एक नुक्ता नज़र होने की ज़रूरत है, और क्या होगा इस हवाले से? देखिए, मैं हमने इस पे गौर किया है। जो आप बात कर रहे हैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अब आइंदा जो मुस्तकबिल में इलेक्शन आने हैं, जनरल इलेक्शन की बात मैं करता हूँ, 22 में आएंगे या 23 में आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो मनसूबाबंदी करनी चाहिए बहुत ज़रूरी है। और वो मनसूबाबंदी का हम सोच रहे हैं कि किस तरह वो इलेक्टोरल प्रोसेस को हम कामयाबी के साथ फेस करेंगे। ये बात आपकी दूसरा वरियों की सीट हो या दूसरी, एक तो खैर धांधली का आंसर जो है वो बहुत ही नुमाया है इन जगहों पे। उनको हमारी मनसूबाबंदी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई इलेक्शन के लिए। जिसने स्ट्रेटेजाइज किया है इस इलेक्शन को, किस तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को हैंडल करना है, मेरा हाल है उस स्ट्रेटेजी को देखना चाहिए। पार्टियों में होता है, और इस तरह की सियालकोट का इलेक्शन था, शायद उस तरह हम नहीं लड़ सके जिस तरह हमने डस्के का या दूसरे इलेक्शन लड़े थे। तो मैं समझ, बाकी रही बात पीडीएम की, तो शाम साहब जब शहबाज साहब जेल में थे तो नेचुरली इसकी जो कमांड थी या वहाँ पे जो नुमाइंदगी थी वो मरियम बीबी को दी गई। तो वो अब शहबाज साहब बाहर आ गए हैं और पीडीएम की मीटिंग मेरा उनके बाद अब जा रही है। तो अच्छा, कल ये पीडीएम का सर इजलास होने जा रहा है, तो इसमें यही फैसला है कि आप जो है वो लीड शहबाज शरीफ करेंगे? क्या कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं कल पीडीएम के इस इजलास में? काफी देर बाद ये मीटिंग हो रही है, और पीपल्स पार्टी के बाद और एएनपी के जाने के बाद यकीनी तौर पे पीडीएम की वो जो एक उसमें ग्रेविटी थी या उसमें स्ट्रेंथ थी उतनी तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को दोबारा, पहले भी हमने कहा था कि इसको हम एक्टिवेट करेंगे और जलसों के जरिए लोगों को मोबिलाइज करेंगे। तो वहां पे बैठ के यही देखना है कि फ्यूचर में किस तरह पीडीएम। अच्छा सर, आपने बात की है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम में वो स्ट्रेंथ नहीं रही, तो इससे मिलती जुलती बात बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जब ऑपोजिशन मुत्तहिद थी तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हुए। सेनेट इलेक्शन की उन्होंने मिसाल दी, फिर जिमनी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। तो सर, आपको भी यही लगता है और कोई चांसेस लग रहे हैं कि दोबारा से कोई राबिता होगा पीपल्स पार्टी से या एएनपी से? देखिए, मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि एक इम्पैक्ट जो पीपल्स पार्टी और एएनपी के जब पीडीएम के हम सारे इकट्ठे थे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा था। लेकिन देखिए, हमारा इशू क्या था जहाँ से ये पीडीएम में कुछ इशू बना,
हमारा ये था कि हमारी अप्रोच ये थी कि हमने मोबिलाइज कर लिया पब्लिक को, बहुत ज़्यादा वहाँ हमारे साथ है। अब उसका आखिरी जो था फेज वो ये था कि धरना देंगे इस्लामाबाद में और साथ ही रिजाइन देंगे। और ये अगर होता तो शायद गवर्नमेंट इस वक्त आपको नजर न आती जो इस वक्त चलें, गवर्नमेंट ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ राना साहब, मैं वापस पहली वाली बात की तरफ जाऊंगा। अब आपका इतने पुरानी आप सियासत के खिलाड़ी हैं, रहनुमा हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नहीं तो एक आदि होगा जिसने आपसे ज़्यादा इलेक्शन जीते होंगे, और पार्टी को भी एक ही पार्टी में रहे हैं, आप बड़ी अच्छी तरह इन एंड आउट देखते हैं, अदारों को भी आप देखते हैं उनका रवैया क्या है। लोग कह रहे हैं, और आपकी पार्टी के लोग माजत के साथ जिनसे हमारी मुलाकात होती रहती है, वो कहते हैं कि सियासी तौर पे PMLN को बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक जो फैसले वक्त पे करने चाहिए थे, नवाज शरीफ साहब और ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आउट है वहाँ से, वो जिस तरीके से उनको लीड करना चाहिए वो नहीं कर पाते। अब शहबाज शरीफ साहब को लोग कहते हैं कि जी फ्री हैंड देने की ज़रूरत है। आपकी पार्टी के अंदर लोग इसरार कर रहे हैं कि मौका आ गया इलेक्शन को सामने देखते हुए, ये इनको फ्री हैंड देने की ज़रूरत है, ताकि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो छोड़ के जाने वाले कुछ लोगों का ख्याल है माजत के साथ, हमारी इतलात ये हैं कि जो इलेक्टेबल्स आपके पास पहले के हैं या बाहर से दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो देख रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो किसी और तरफ जाएंगे। उनको नज़र नहीं आ रहा कि मौजूदा सूरत हाल में 2023 का इलेक्शन आप जीत सकते हैं। तो मेरा सवाल राना साहब आपसे कि आप क्या मशवरा देंगे कि लीडरशिप को क्या करना चाहिए? शहबाज शरीफ साहब को सारे इख्तियारात देने चाहिए कि पार्टी को भी चलाएँ, और उसके साथ साथ जो मनोवरिंग सियासी तौर पर करने की ज़रूरत है उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये कुछ असर पाया जाता है हमारे पार्लियामेंटेरियन में भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शहबाज साहब हमारे सदर हैं, उनको बिल्कुल देखना चाहिए उनको सारे पार्टी के मामला जितने भी हैं, लेकिन जिसको भी ड्राइविंग सीट पे बिठाना है, जिसको भी रोल देना है लीड करने का, मेरा हाल है अब पार्टी को और कायदीन को फैसला करना चाहिए कि बैठ के किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम सारे मामला को देख सकते हैं और फैसले कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे कायद है, यकीनी तौर पे उनसे रहनुमाई तो लेते हैं, जो शहबाज साहब हैं या मरियम बीबी है या हमारे सीनियर अरकान है, या वीडियो पे मीटिंग जो होती है उसमें भी वो हर इशू पे बात सुनते हैं, फिर फैसले भी करते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर मैं कहूँगा कि वो फिजिकली इधर नहीं है, तो ये हैंडीकैप तो वो हैं ठीक अपनी उस जो उन्होंने हमें लीड तो इधर हो तो लीड तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अब जो फिजिकली इधर ना होना, यकीनी तौर पे हमें थोड़ी सी हमारी पार्टी को कमी है। राना साहब, शायद सरकार अब्बासी साहब पार्टी के अहम रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं आप। लोग ये कह रहे हैं कि उनके बैक टू बैक जो टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ हैं उससे आपको सियासी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ और हो रहा है। आप नहीं समझते कि आपके भी खैर इस हवाले से रिजर्वेशन आपकी भी सामने आई, आप नहीं समझते कि कम बोलना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप एक चैनल पे कुछ कह रहे हैं और उसी बात को आप सच साबित करने के लिए दूसरे चैनल पे कुछ और बात कर रहे हैं? आप नहीं समझते कि इसका नुकसान हो रहा है? व्यूअर्स तो देख के अंदाज़ा लगा रहा है कि देयर इज़ अ ग्रेट कन्फ्यूजन, और ये अब्बासी साहब इस हवाले से सबसे आगे। सर, मैं बिल्कुल इससे आपसे इत्तेफाक करूंगा कि जितने सीनियर अरकान हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनका नहीं होना चाहिए। और क्योंकि एक बात नेचुरली जब इतने लंबे प्रोग्राम होते हैं, एक घंटे के इंटरव्यू होते हैं, तो मुंह से कोई ना कोई बात ऐसी निकलती है, तो उसको फिर दूसरी तरफ जस्टिफाई करना दूसरी जगह पे जाके इससे कन्फ्यूजन फैलता है। और स्पेशली सीनियर जो हमारे अरकान है, अगर दूसरे कोई लोग कोई बात करें तो उसको शायद पब्लिक या एक आम आदमी उस तरह नहीं लेता जिस तरह आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि जितना कम इशू जो है उसको कभी कन्वे करना हो आम आदमी को या पब्लिक को या अपनी पॉलिसी बतानी हो तो किसी वक्त जा सकता है, लेकिन जितना कम से कम हम एक्सपोज होंगे और लगातार इंटरव्यू देंगे तो उसमें यकीनी तौर पे मुख्तलिफ बातें निकलती हैं मुझसे। ठीक है। अच्छा राना साहब, अब नवाज शरीफ साहब को दायरा है सियासी चैलेंजेस के साथ साथ कानूनी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। उनके जो वीज़े तौसी की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो चुकी है। अब ज़ाहिर है इलाज की गर्ज से अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ बाहर हैं, लेकिन कुछ इस तरह के बैक टू बैक बयानात आए जिससे अब ये तासुर ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है कि वो इलाज की गर्ज से बाहर हैं। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा का वो बयान जिसमें कहा गया है कि जान की गारंटी दें, शाम की फ़्लाइट से मियाँ साहब यहाँ पर होंगे। फिर जुबैर साहब भी पार्टी के दीगर कायदीन की जानिब से
भी कुछ इस तरह के बयानात दिए गए। तो सर आपको नहीं लगता कि 2023 के इलेक्शन में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो फिर नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना होगा ताकि वो केसेस का सामना करें? आपको लगता है कि उन्हें आना चाहिए या हम देखेंगे मुस्तकबिल में कि वो आए? देखिए, मैं इस पे भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जहाँ तक उनका बाहर का तल्लक है रहने का, उसमें बड़ी पार्टी ने एक फैसला किया हुआ है कि जब तक पार्टी का, मैं कह रहा हूँ पार्टी ने ये फैसला किया हुआ है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता और डॉक्टर उनको इजाज़त नहीं देते वो मत आए, तो अपना इलाज मुकम्मल कराएं और उस वक्त आए। वो जल्दी भी हो सकता है और देर भी हो सकती है। और जब से वो गए हैं बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कोविड की वजह से। आपको पता है जिस तरह यूके में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये सिचुएशन है, पाकिस्तान में भी है। तो जहां उनका इलाज होना था कोविड की वजह से उस तरह उनको नहीं इंटरटेन किया गया। डॉक्टर्स ने उनको वो जो उनके प्रोसीजर हैं या वो राना साहब माजरत के साथ राना साहब वहाँ से जो खबरें आती हैं और जो उनके सिस्टम को देखा जाए, वो कहते हैं कि इस तरह के मरीज़ जिनके बारे में ख़तरा हो कि उनकी जान भी जा सकती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, यहाँ से भी इसी वजह से गए थे कि जान को ख़तरा है। वो कहते हैं इस तरह के केसेस तो क़यामत भी आ जाए तो वो कहते हैं कि वो नहीं रुकते, उनको तो एंटरटेन करते हैं। वो लोग कहते हैं जिस तरह वो गए नहीं, एक आध दफ़ा हॉस्पिटल गए हैं, फिर लोगों को बड़ी तकलीफ़ भी होती है जब घूमते हैं फिरते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पोलो मैच देखते हैं। तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे तो इलाज हो सकता है? इलाज के लिए आपके मुखालफिन भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है और आम राय भी यही है राना साहब डॉक्टरों की भी कि भाई इस तरह के मरीज़ों के लिए हर वक्त दरवाजे खुले होते हैं, जा सकते हैं, कोविड का कोई मसला नहीं है। शाह साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो घूमने वाली बात है, मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता वो कोई बेड रिडन तो नहीं है, तो ऐसी चीज नहीं है। आपको भी पता जब वो गए भी थे उस वक्त भी वो चलते फिरते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बात कर देना और फिर उनकी जो टीम है मीडिया की, गवर्नमेंट की, पीटीआई की, उनका एक अपना सिलसिला है मीडिया को उन्होंने जिस तरह वो कैप्चर करते हैं और जिस तरह एक चीज को लेके आगे बढ़ाते हैं लोगों के। लेकिन राना साहब अपने बयानात भी है ना अपनी पार्टी के अंदर से। अब देखें मरियम नवाज साहिबा का भी तो बयान है ना कि आप जान की जमानत दें, मियां साहब यहाँ पे होंगे। फिर इस तरह के जो बयानात आते हैं, जुबैर साहब का कहना है कि जी इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको इंसाफ मिले तो आ जाएंगे। तो पार्टी की टॉप लीडरशिप की जानिब से जब इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर तो सर कहीं ना कहीं शुकूक व शुबात तो जन्म लेते ही है ना। नहीं, मैं पता नहीं आप उन्होंने किस सियाको सबाग में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, ये उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा जो पार्टी का फैसला है वो यही है कि जब तक इलाज मुकम्मल ना हो, डॉक्टर उनको इजाज़त ना दे, वो मत आए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बहर साहब बहुत आते रहते हैं आपके चैनलों पे, उनसे डायरेक्ट आपने क्या कोई और आपका मतलब है, बीमारी के अलावा कोई मकसद है, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये एक बात है उसका इससे रिलेट ना आप करें। लेकिन यहाँ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि वो शायद उस प्रेशर, जो इंतकामी कार्रवाई के प्रेशर में जुबैर साहब ने बात की हो, लेकिन जवाब तो वही दे सकते हैं कि उनके ज़हन में था। जो मुझे पता है पार्टी का फैसला है। पिछले दिनों में भी शहबाज साहब ने भी ये बात की थी कि जी ये पार्टी का फैसला है कि वो मत आए, और उनको हमेशा कहा जाता है कि आप अपना इलाज मुकम्मल कराएं क्योंकि इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। और उनको मल्टीपल इश्यूज़ हैं सेहत के, से किसी को इनकार तो नहीं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ अवेलेबल इलाज ट्रीटमेंट नहीं है जो वहाँ पे उनका इलाज अवेलेबल है। और उनका जब भी कभी कोई, शाम साहब उनको जरूरत पड़ी है मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो वो उधर ही से हुई है, यूके से ही। दादा उनके एक अपने डॉक्टर्स हैं जो सही, अल्लाह ना करे आपके मेरे जो भी डॉक्टर एक होता है उसको ज्यादा पता होता है कि किस तरह ट्रीटमेंट करनी है और इनके इश्यूज हैं क्या, बनिस्बत एक नए डॉक्टर को आप लेके उसे शुरू करें इलाज, और वो चीज नहीं होती, वो डायग्नोसिस नहीं होती जिस तरह। अच्छा राना साहब, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की कुछ रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अता तारिर साहब भी उसमें मौजूद थे, उसमें बुखारी भी। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो फिर हम भरपूर मुजाहमत करेंगे। तो सर अभी तो FIA ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, अभी तो नया केस खोला है, केस अभी चला भी नहीं है, तो फिर सर किस तरह की मुजाहमत की जाएगी? उसी तरह की मुजाहमत आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा भी पेश हुई थी नैब
नैब में, तो फिर हमने देखा कि वो पथराव और वो सारी सूरत हाल, और फिर नैब ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। तो कोई इसी तरह की सूरत हाल होगी? क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह की मुजाहमत करेंगे आप? नहीं, जो मुझे पता है वहाँ जब मरियम बीबी गई थी तो उस वक्त कोई प्लान्ड चीज नहीं थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे सब पता है कि वहां पे क्या हुआ था। तो प्लान्ड चीज नहीं थी। किस तरह हुआ है, पुलिस से हुआ, किसी ने शरारत की हमारे अंदर से ही, तो ये एक अलग इशू है। कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं किया गया था कि वहां पे इस तरह का काम करेंगे। वो तो एक प्रोसेशन था नेचुरली। जब मरियम बीबी गई हैं उनके साथ लोग थे। साहब, ये जो अभी नवाज साहब की बात हो रही थी, ये परसों 2 दिन से जो खबरें आ रही हैं, वीज़ा एक्सटेंशन से इनकार कर दिया और उनका केस अब जाएगा इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। सियासी तौर पे भी इसका नुकसान हुआ, रूलिंग पार्टी ने भी इसका फ़ायदा भी उठाया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी आपके लीडर ने कहा पार्टी के जी वो किसी और मुल्क में चले जाएंगे, तो कैसे, अगर उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर्ड है, वो हाई कमीशन में अप्लाई नहीं करते लंदन में, उस तो पासपोर्ट के बगैर कैसे ट्रैवल करेंगे तीसरे मुल्क में जाके? ये भी शायद खकान नवाजी साहब ने कहा था किसी तीसरे मुल्क में चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे बगैर पासपोर्ट के, डॉक्यूमेंट के? ये डॉक्यूमेंट तो खैर देखें, जो उनका हक है, ले सकते हैं, बुनियादी हक है। हक है, लेकिन जो मुल्क जान जाएंगे अगर वो उनको वेलकम करते हैं तो शायद वो अपने मामले जो प्रोसीजर है या कानून है उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि इसका उनसे पूछ ले, मुझसे जो पूछ रहे हैं, तो शायद साहब तो हर वक्त रहते हैं टीवी पे ही, तो उनसे पूछ लें कि भाई आपका मकसद क्या है। जो मुझे पता है वो जो हर फोरम है उसमें जरूर अपने चले एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, आपसे मैक्सिमम आपका टाइम ले लें रान साहब। इंतखाबी इस्लाहात पे बहुत बात हो रही है। अभी अगला इलेक्शन डिपेंड करता है कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हुकूमत बार बार कहती है कि जी आएँ आप बात करें, काउंटर प्रपोजल दें। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमें कहा जाता है कि बिल्डोज करके हमने 32 पॉइंट मंजूर कर लिए। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा है कि हम वापस लेने के लिए तैयार आएँ। आप भी तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी भी तैयार नहीं, तो आम आदमी तो यही समझ रहा है कि आप भाग रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात से। नहीं, बिल्कुल नहीं शाम साहब। हमने अपने टाइम पे भी कुछ 40 के करीब जो अमेंडमेंट्स थी उसमें बेहतर शफाफ इलेक्शन करने के लिए उसमें इलेक्शन लॉज में की थी 40 प्लस। तो अभी भी हमारा जो पॉइंट है, उनका जो उस पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं रिफॉर्म्स अपनी घुमा, वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वोटिंग जो है। तो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में ये बर्डन कर दी गई हैं, और अभी भी एक मुल्क में कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है वो उस मशीनों के इस्तेमाल के खिलाफ के वो जैसा रिजल्ट देती हैं। और आपको याद होगा जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, तो उस पर यही बात होती थी कि इलेक्शन पीछे जो इलेक्शन था ट्रंप का कि हाई जैक कर लिया गया है। वो 2002 का इलेक्शन था, अल गोर का और बुश का। लेकिन आप देख लें, बावजूद इस बात के कि वोटिंग मशीन में वहाँ पे ख़राबी पैदा हुई थी, उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन वोटिंग मशीन वही रही। ये आपके पड़ोस में हिंदुस्तान, जिसकी सारी लोग तारीफ़ करते हैं, जमहूरियत है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, वहाँ पर भी ये EVM के ज़रिए इंतखाबात कराए जाते हैं। हालिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इसी तरह हुए। 2002 वाली बात करेंगे तो अमेरिका में जो मुझे पता है जहाँ मशीन खराब हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, वो फिर वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का कोई फैसला था जो मेरा अपने ठीक है। आप कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर साथ नहीं देना ऑपोजिशन ने। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद इशूज पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका मुआयना किया और ये कहा गया कि धांधली रोकनी है तो फिर EVM का इस्तेमाल करना है हमने 2023 के इलेक्शन में। आपको लगता है कि अपोजिशन को मनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए सोनिया, 2-3 जहाँ बयानात शायद खकान अब्बासी साहब के उनकी पार्टी के लिए डैमेजिंग थे। एक बहुत बड़ा बयान डैमेजिंग जो पार्टी के लिए था, उन्होंने कहा कि जी माना कि 2013 का इलेक्शन हमने भी धांधली से जीता है। अब देखिए, जब आप ये पब्लिक में बात कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं जी 1970 के बाद 10 इलेक्शन हुए, सब में धांधली हुई है, तो भी इसको रोकने का क्या तरीका है? क्या कंसेंसस कर लें, सारी पार्टियां बैठ जाएं? अब क्योंकि इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, ये बैठने के लिए तैयार नहीं है। पहले इमरान खान साहब बात नहीं कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं, बाकायदा आके पार्लियामेंट में उन्होंने कमीशन ने रिक्वेस्ट की कि आ जाएँ।
अब देखिए मसला क्या है, एक तरफ है वो कहते हैं ना हम सारे छोटे छोटे अपनी अना के ग़ुलाम हैं, नाक से आगे देख ही नहीं रहे। भाई आपको अगर लगता है कि जी वोटिंग मशीन भी जो है ना वो ख़राब हो सकती है तो आप आ जाएं, इनसे बात करें, काउंटर प्रपोजल लें, वो भी नहीं लेके आ रहे। फिर आप मिसाल हिंदुस्तान की देते हैं, हिंदुस्तान में तो इसी तरह ही होता है, यूरोप के ममालिक में होता है, अमेरिका में, बाकी जगहों पर भी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कल बताया शायद उनकी बार एसोसिएशन वालों का जिस तरह से इंतखाब हुआ, एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी तफसील से बताया। देखिए इसका हल एक ही है, अब जब बहुत सख्ती से और बहुत अब प्रेस किया जाता है इनको PMLN को और पीपल्स पार्टी को कि भाई आपका बताएं तो सही क्या तरीका होना चाहिए। तरीका यही है कि ये धांधली करना छोड़ दें। देखिए देयर इज़ नो आर्गूमेंट इन देयर, धांधली ना भी हुई तो इल्ज़ाम तो आने वाली जमात ने लगाना है। अब देखिए ना, अब ये इसका बेहतरीन तरीका है, चले हम कहते हैं कि EVM आप समझते हैं कि कोई हल नहीं है तो आप बैठ जाएं, बात करें उनसे, या इसको डिसप्रूव करें कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, आ जाएं, इसके बाद बात करें। अब मसला क्या है, इलेक्शन कमीशन को ये चाहते हैं ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के ये काम उनको दे दिया जाए इख्तियारात, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी PMLN का और PTI का नुक्ता नज़र ये है कि नहीं जी, पार्लियामेंट जो कहेगी ये इस्तेकाक पार्लियामेंट का है कि इलेक्शन किस तरह होने चाहिए, उसके रोशनी में हम सब कुछ करेंगे, इलेक्शन लॉ कैसे तब्दील करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है और चीज़ें बहुत सारी। अब सवाल ये है कि इस हवाले से मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि सिर्फ गुस्सा है, नाद है, गुब्ज़ है, जो मर्जी आप कहें, या पीपल्स पार्टी PMLN की इनसे बात नहीं करनी। उनका ये ख्याल है कि जी 3 साल गुजर गए हैं, इन्होंने बात ही नहीं की और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, लोग इनके पास नहीं रहेंगे। और मरियम साहब को कह चुकी हैं कि जी मैं तो चाहती हूँ 2023 तक इनको रहना चाहिए। देखिए उनका आर्गूमेंट सोनिया ख़त्म हो रहा है, आप या तो आर्गूमेंट नया लेके आ जाएं। इलेक्शन कमीशन पे इतफाक़ इसलिए नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन पे हुकूमत नो कॉन्फिडेंस कर चुकी है, कह चुकी है जी सारे के सारे को रिज़ाइन करना चाहिए, वो एक पार्टीजान तरीके से बिहेव कर रहे हैं हुकूमत के। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि EVM के मामले पर ऑपोजिशन नहीं आने वाली, तो फिर गवर्नमेंट करेगी क्या? देखिए मुझे लगता है कि ये जिस तरह 1985 के नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे, बेनज़ीर मरहुमा आखिर वक्त तक कहती थी हमसे बड़ी गलती हुई है कि हमें ऐसा लेना चाहिए था, उसका उन्हें बहुत नुकसान हुआ। देखिए इसका फिर उनको नुकसान होगा, फिर ये सारा कुछ करने के बावजूद फिर क्या होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चीज़ें यही आएंगी, यही चीज़ें लेकर लोग जाएंगे। मेरा ख्याल है बेहतर यही कि कोई कंसेंसस कर लें, कुछ अपनी बातें मनवा लें। ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं जी 35-40 पॉइंट है, उसमें से आधे से ज़्यादा हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब 2-3 कहते रह गए, भी आप उनसे बैठ के बात करें। मुझे लग रहा है कि एक ज़माने में सोनिया माजद के साथ इमरान खान साहब को लगता था कि इनसे हाथ मिला के उनका वोट बैंक ख़राब होगा, पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड होगा। अपोजिशन भी समझ रही है कि जी इनको ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी महंगाई इनसे टैकल नहीं होगी, वो तो दुआएं करते हैं महंगाई और हो जाए ज़्यादा माजद के साथ, तो ये फंसे ना इसी में। मेरा ख्याल है नुकसान इसके लिए बेहतर तरीका है इसका नुकसान कम करने के लिए फ़ौरन से पहले बैठ जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर PMLN को नुकसान हो चुका है। चलें आगे बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, इस्लामाबाद में तो बड़ी खबरें घर में, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, कहीं नून लीग के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है, कहीं पंजाब के अंदर भी ये खबरें घर में, कहीं कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो सर ये क्या सिनेरियो बनता देख रहे हैं अगले कुछ दिनों में? सोनिया PMLN के लिए तो बड़ा आइडियली ये था कि शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से उनका इंटरव्यू भी था और उन्होंने कहा हिकमत अमली तब्दील होती तो 2018 का इलेक्शन हम जीत सकते थे। हिकमत अमली यही थी कि भी जी आप अदारों को मत ललकारें, एक दूसरा ये है कि जो आपके पार्टी के अंदर मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, अपना वोट बैंक बढ़ाएं। क्योंकि देखें पंजाब की हद तक ये जब भी PMLN हुकूमत में आती है सोनिया, सेंट्रल पंजाब इनके हाथ में होता है और कभी कभी साउथ पंजाब भी हाथ में होता है, उसी की बुनियाद पर इलेक्शन जीत के आते हैं। KP से इनको वोट नहीं मिलते, सिंध से नहीं मिलते, बलूचिस्तान से 2-4 वोट मिलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट इनकी बनती रही है। तो आइडियली तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाता, और मैं तो बार बार कहूँगा कि उसकी मिसाल बड़ी दी जाती है तैयब अर्दोगान की, कि जब फ़ौज ने उनको निकाल दिया था तो उन्होंने ट्रस्ट किया था एक अब्दुल्ला, उनके नंबर 2 थे अब्दुल्ला गुल, ठीक है ना, अब्दुल्ला गुल को उन्होंने पार्टी का अपना क्या कहते हैं, उनको पहले प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर उनको प्रेजेंट भी बनवाया। फिर जब वो सारे मामला तय हो गए तो तैयब अर्दोगान ने उनको कहा भी स्टेप डाउन कर जाएं, वो कर गए, उसके बाद वो आ गए। नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम माजद के साथ ये है वो किसी पे एतमाद ही नहीं करते। आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब पनामा केस में बाहर गए थे, कितना अर्सा तक नाम आता रहा कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, 10 महीने के लिए नहीं बनाया गया। उनको पार्टी का लीडर भी, देखिए बात ये सीधी सी बात है सोनिया कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, और माजद के साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी कलसूम नवाज साहबा मरहुमा जो है ना, वो भी नहीं चाहती थी कि भाई
के पास से जाए पार्टी, इक़्तिदार क़यादत दूसरे जाए उसमें दूसरी तरफ जाए। मुंतकिल हो। अच्छा। और यही नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि बेटी के पास इख्तियार है। मेरा अपना ख्याल है बहुत बुरे फंस गए हैं, उनको लेकिन समझ इससे नहीं आ रही, पार्टी डैमेज हो रही है, समझ नहीं आ रही कि हाथों उनको से क्या निकलती जा जाए। रही है। देखें जिस तरीके से शहबाज साहब काम कर सकते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कराने में, जीतने में वो माहिर हैं। ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का हो, ये आपका सियालकोट का हो, और जिस तरीके से हमजा साहब भी पीछे रहे, नुकसान हुआ। अभी देखें ना, दबे दबे जो हमें खबरें मिलती हैं, जो लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है। सोनिया 4 महीने पहले तक मैं आपको बताऊं, खबरें ये थी कि 2023 का इलेक्शन जीत जाएंगे और पीटीआई के पास बड़ा कम वक्त रह गया कुछ करने के लिए। लेकिन अंदर के इख्तलाफात जिसको आप देख लें, राना तनवीर साहब बड़े वाज़ेह तौर पे मान रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, ये नुकसान से बच नहीं रहे। और हुकूमत भी एकदम से एहतशाम पर मजबूत पोजीशन अब मुझे में बताएं कि अब मैं नहीं कहता सोनिया, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग भी प्राइवेटली, मैं आपको खबर दे देता हूँ, जब बातें होती हैं वो कह देते हैं कि हमें नहीं लगता कि 2023 का इलेक्शन पीटीआई के अलावा भी कोई सर 2023 का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए क्या 2023 का सिनेरियो ये है देख कि हमेशा लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट अपना घोड़ा दूसरे नंबर भी तैयार करके रखती है, और जिस तरीके से 12 सीट्स ली हैं आज़ाद कश्मीर ने, पीपल्स पार्टी ने, लोगों का ख्याल है कि ये एक बताना है, लोगों को बताना है कि जी बिलावल साहब भी आ सकते हैं। और जिस तरीके से आप देख लें वहाँ पे अहमद महमूद साहब साउथ पंजाब में जिस तरह मुतहर्रिक हुए हैं, उस तरीके से जहांगीर तीन के भी उनके रिश्तेदारी हैं, पीर पगाड़ा के साथ उनकी रिश्तेदारी हैं। तो वो इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे पीएमएलक्यू में और इधर उधर पीएमएलएन में, वो कहा जा रहा है कि उनको मौका दिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। जरदारी साहब ये सारे काम कर रहे हैं। अब उनका मसला ये है, जिस तरह आप देख रहे हैं कराची पे फोकस कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि 13-14 जो एमएनएस की सीटें हैं, एक सीट उन्होंने जीत के बता दिया कि वो दे कैन कम बैक, पीपल्स पार्टी की दौड़ में है, दे कैन स्टेज ए कम बैक। तो वो आप देख लें, अगर मेरा अपना ख्याल है कि सिंध रूरल से वो बड़े मार्जिन से इस्तीफा जीते हैं। 2013 के इलेक्शन से ज़्यादा उनको सिंध रूरल से सीटें मिली हैं। अगर सिंध रूरल उनका इंटैक्ट रहता है पीपल्स पार्टी का, और 12-13 में से वो 7-8 सीटें कराची की निकालने में कामयाब होते हैं, वो इलेक्टेबल साउथ पंजाब के जो 12-13 इंपॉर्टेंट सीटें हैं वो लेते हैं। हाँ, ये है कि सेंट्रल पंजाब में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन सोनिया इलेक्टेबल जिस तरफ चले जाएंगे, उनकी कोई भी पार्टी ना भी हो, वो जीत सकते हैं। अच्छा, अब देखना यही कि उनको और किसी जगह से भी कुछ सपोर्ट है तो वो भी अपना गेम प्लान में तो हुकूमत ना भी बनाई तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी। ऑपोजिशन की बड़ी जमात पीएमएलएन के चांसेस बड़ी तेजी से डिमिनिश हो रहे हैं। पीएमएल के अपने इख्तलाफात, पार्टी का एक नुक्ता नज़र ना होना, अदारों के साथ लड़ाई, और सवाए इसके कि ललकार करने के कुछ नहीं हुआ। नतीजतन यह है कि आज पार्टी के अंदर भी आप देख लें, लेकिन शाम साहब अभी 2 साल बाकी हैं, हो सकता है कि ये कम बैक कर लें, शहबाज शरीफ को अगर हैंड ओवर कर लेते हैं तो फिर मामलात बदल सकते हैं। देखिए अब ये लेटेस्ट तब्दीली जो आई है ना, ये भी तो आप देख लें, डे टू डे बुनियादों पे इनकी पॉलिटिक्स चेंज होती है। मरियम साहबा ने बड़े वाज़े तौर पे आपको याद कहा था कि जी पार्लियामेंट के मामला जो है ना वो देखेंगे शहबाज शरीफ, और पीडीएम और बाकी सियासी चीज़ें मैं देखूंगी। अब देखें तब्दीली आई है, वो नहीं जा रही कराची में पीडीएम के, शहबाज शरीफ साहब जा रहे। अब ये टेस्ट केस है कि शहबाज शरीफ साहब को कितना सोनिया फ्री हैंड दिया जाएगा। मेरा अपना ख्याल है, और कुछ मुझे जो तलात मिल रही है कि नवाज शरीफ साहब के कान में ये बात कही गई है कि खुदा का वास्ता है अपने गुस्से को कम करें, बेटी का गुस्सा कम करें, पार्टी को नुकसान हो रहा है, 2023 का इलेक्शन भूल जाएं, इन हालात में आपको जाएंगे तो आपके साथ कोई कामयाबी का लफ्ज़ जुड़ सकता है। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। एहतशाम साहब, अब जरा बात कर लेते हैं रूलिंग पार्टी की। सर, पीटीआई के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस जो हैं वो आप सोनिया, पीटीआई के लिए चैलेंज जो हो सकता था पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उनके ओपोनेंट की तरफ से, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। देखिए अब आज बड़ी खबरें हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता फजल रहमान ने किया या इन्होंने उनके साथ किया और रिवाइव करने की बात हुई। ये सिर्फ वो कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, लोगों को बताने के लिए। अब वो एक चीज़ ख़त्म हो गई है। 2 बड़ी पार्टियां, एएनपी पीपल्स पार्टी चली गई, उसमें जान नहीं रही। फिर जो मकसद था जी धरने करने हैं, इस्तीफ़े देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, वो भी फिजल आउट हो गया। वो अब थ्रेट नहीं रहा, बजट पास हो गया है। अब देख लें पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको भी सख्ती से पीटीआई डील कर रही है, उन पर भी शफून चलेगा। वो भी असल बात सोनिया ये है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो उन्होंने की है, कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। देखिए अब इकॉनमी का जितने बुरे हालात में इकॉनमी मिली है, अब एक्सपोर्ट का थोड़ा सा बेहतर हो जाना, टारगेट बड़ा रखा गया है, 29 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आ जाना, महंगाई बहरहाल अपनी जगह एक मसला है। 8% हुकूमत कहती है। हफीज़ पाशा साहब मेरा ख्याल है इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आज आर्टिकल लिखा है कि 12% है। देखिए महंगाई को कम करना चाहिए, वसाइल लोगों के बढ़ने चाहिए। ठीक है, एहसास प्रोग्राम अच्छा है, इन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, वो भी अच्छा है,
लेकिन मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ग्राउंड पे करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगा कुछ चीज़ें इमरान खान हो, कोई भी वो नहीं दूर कर सकता। हमारे माफियाज़ हैं, हमारे स्टेटस को के लोग हैं। अभी आप देख लें, माफियाज़ पे हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। चीनी के ऊपर सट्टा खेलते रहे 4-5 बड़े मिल ओनर, वो अपना पैसा बनाते रहे। नहीं कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। देखें, इन्वेस्टमेंट नहीं है मुल्क में, नहीं आ रही है। लोकल इन्वेस्टर भी इतना सामने नहीं आ रहा, खुल के आए। तो क्या करने की ज़रूरत है इसके लिए? देखें ना, हुकूमत तो मैक्सिमम इंसेंटिव दे रही है, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव दे रही है। अभी जिस तरीके से टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो रही है, हुकूमत फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियाँ भी होंगी, लेकिन साथ साथ सेल्फ असेसमेंट स्कीम भी दे रहे हैं कि जी अपने तौर पे जितना टैक्स देते हैं दे दें। कितनी दुख की बात है सोनिया, जो आप और मैं खाना खाएं कि ये और जगह जाएं। ये जो जनरल सेल टैक्स है, ये तो हुकूमत के पास, लोगों के पास, ट्रेडर के पास ये अमानत होती है हुकूमत को देनी है। अपना टैक्स भी नहीं देते और वो भी GST भी खा जाते हैं। कितनी दुख की बात है भाई। अपना हम देखें ना, नेशनली इंटरनेशनली जो हमारे सीरियस चैलेंज हैं, हमारे वसाइल बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा रेवेन्यू बढ़ाने, एक्सपोर्ट हमारी बड़ी हो, हमारी रेमिटेंस बड़ी हो, इसी तरह से हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेहतर हो, हम लोगों को रोज़गार दे सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इस मुल्क में हो चुका है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 2.5% है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। हुकूमत 2.2% मांगती है। 22 करोड़ की आबादी है, इतने वसाइल पैदा होते हैं। 29 मिलियन टन ऑल टाइम हाई गंदम पैदा की है। 22 मिलियन टन पंजाब भी, इसके बावजूद 10 मिलियन टन जो है 10 लाख टन अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है? चीज़ आती है, खाई चली जाती है। खाने वाले मुंह ज़्यादा हैं, उसको भी देखना चाहिए। ईरान ने, बांग्लादेश ने क्लर्जी के साथ मिलकर किस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया, ये क्या मसला है। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है जो हुकूमत को सोनिया शॉर्ट टर्म में करना है, रेवेन्यू बढ़ाया जाए, लोगों को इंसेंटिव दिया जाए। और ख़ास तौर पे देखें जिस तरह बिजली बार बार बढ़ रही है, पेट्रोल बार बार बढ़ रहा है, IMF वर्ल्ड बैंक के साथ मामला ठीक नहीं हो रहे। कोई हुकूमत को आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कोई रिलीफ देने की सोचनी होगी, वो होगी। अदरवाइज देखें, ये अब 2 साल रह गए, नया चैलेंज यही है कि किसी तरीके से हुकूमत लोगों को रिलीफ दे। अदरवाइज इलेक्शन जीतने में और जहाँ डायनेमिक्स है वहाँ पे ये भी एक क्योंकि आम आदमी का मसला जो है वो यही है कि महंगाई कंट्रोल की जाए और निचले तबके को जो है वो रिलीफ दिया जाए। चलें एहतशाम साहब, एक और टॉपिक पर बात कर लेते हैं। चौधरी निसार अली खान के हवाले से क्या कोई खबरें गर्दिश? चौधरी निसार अली खान मेरे मेहरबान दोस्त भी हैं पुराने, बड़ा। अच्छा। जब हमने प्रोफेशन शुरू किया तो उस वक्त ही ऑलमोस्ट उस वक्त नॉन पार्टी इलेक्शन जीत के आए थे 85 में। खैर हम उससे पहले मैं तो आ गया था। हमारे देखते देखते प्रोमिनेंस इनको मिली थी। देखिए, बड़े ज़हीन आदमी हैं और रेपुटेशन भी उनकी बड़ी ठीक है। मतलब जिस तरीके से मारदार बाकी लोग करते हैं, ये काम उन्होंने शायद नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपने तौर पे असूली आदमी है। कुछ लोग कहते हैं एरोगेंट है, उनको नुकसान भी हुआ। देखिए, वो पीक पीरियड था सोनिया, जब उनके पास 38 से 40 बंदे एमएनएज एमपीएज उनके साथ थे। लोग कह रहे थे कि इस वक्त वो किसी पार्टी में जाएंगे तो बैजा हो जाएगी। अब आप देख लें, आहिस्ता आहिस्ता इतना अरसे के बाद अब उन्होंने हल्फ उठाया जाके। अब परसों उन्होंने कहा है कि जी मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, -PMLN। और अब आपने देखा कल एतजाज साहब कह रहे थे कि उनको जाना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है PTI इनको सूट करती है। PTI के लिए स्ट्रेंथ होगी, उनको भी मेरा ख्याल है बहुत फायदा उसका होगा, इज्जत मिलेगी। और पंजाब को चाहिए एक लीडर। पंजाब PTI पुराने दोस्त है तो आप भी रिकमेंड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन देखना ये है कि चौधरी निसार अली खान का अपना फैसला क्या होता है। वेल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है नाजरीन। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।